नमस्कार दोस्तों, डीडी रैक के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मालदीव। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है वी वांट इंडियाज हेल्प, मालदीव सॉफ्टवेयर अपडेटेड। तो जी हाँ, मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू साहब, वो आ रहे हैं भारत पीएम मोदी से मिलने और बहुत कुछ इस बीच में बदल गया है। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। आने से पहले उन्होंने अपनी उन दो निहायत ही बदतमीज मंत्रियों को जो है वो सैक कर दिया है। वैसे मतलब कहा यह जा रहा है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, लेकिन असलियत में तो आपको सबको पता ही कि क्या हुआ है। वो जो दो थी जिन्होंने पीएम मोदी की इंसल्ट की थी, लक्षद्वीप जब गए थे पीएम मोदी, तो उनको हटा दिया है और अब वो भारत से मदद मांग रहे हैं। बीच में भारत ने कई सारी मदद की भी। अब पाकिस्तानी बड़े खुश थे जब मुइज़ू जीता और मुइज़ू आया और उसने इंडिया आउट किया और फिर वो सब बवाल चला जिसमें जो मिलिट्री पर्सनल्स थे उनको हटाया गया। उसके बदले जो आए हैं वो इंडियंस ही आए, बस वो सिविलियन है। अब चूंकि वो प्लेन्स मिलिट्री ने दिए थे, उन प्लेन्स को मिलिट्री वाले ही उड़ाना बेहतर है। अब मुइज़ू साहब नहीं माने तो जो टीम गई, फिर बाकी जो जितने बंदों की टीम की जरूरत थी तो वो टीम गई, तो वो भी इंडियंस की टीम उड़ा रही है। अभी भले उसमें मिलिट्री वाले नहीं है, लेकिन नॉर्मल बंदे हैं, है इंडिया के पास ही। तो अब चलिए देखते हैं पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है। मेरे ख्याल से बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो होने वाली है। मुझे बताएं, पाकिस्तान में जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, शहबाज शरीफ साहब अभी खबर यह है कि रवाना हो गए अमेरिका। IMF से $7 बिलियन चाहिए ताकि पाकिस्तान चल पाए। मुझे बताएं, ये हम $7 बिलियन के लिए पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान वाहद इस्लामिक जो है वो एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान एक कॉर्नर का प्लाट है, पाकिस्तान पे पूरी दुनिया की नजरें हैं, पाकिस्तान ये है वो है, लेकिन $7 बिलियन नहीं मिल रहा। अच्छा, मैं बता दूं पाकिस्तानियों को, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत भयंकर ऑल टाइम हाई पे टाइप में चला गया है। $690 बिलियन हो गया है फॉरेक्स रिजर्व हमारा। और आप $7 बिलियन को के लिए पाकिस्तानी पीएम को भीख मांगने जाना पड़ रहा है, अमेरिका IMF के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। और यहां करीब $5.25 बिलियन तो हमारे बढ़ गए हैं एक डेढ़ हफ्ते एक महीने में। तो भारत की औकात में और पाकिस्तान की औकात में ये फर्क है। तो पाकिस्तानियों अपनी औकात मत भूलो, ठीक है। ये बातें सिर्फ कागजी रह चुकी हुई है कि पाकिस्तान मतलब कह सकते हैं था कभी, अब तो पाकिस्तान सिर्फ बराए नाम जो है वो खिते पे काम कर रहा है। अच्छा, आप अगर देखें तो ओवरऑल जो इस वक्त की सिचुएशन है, हर बंदा आपको रोता नजर आएगा, हर बंदा बिलखता नजर आएगा, हर बंदा अपने आप से तंग है, एक दूसरे को मारने के दर पर है, दूसरों के हाल पैदा कर चुके हैं ये लोग। ठीक है, अब ये कोई नई बात नहीं है कि वो मतलब दोबारा कर्जा लेने के लिए गया है। ये तो हमारी रवायत है। सा लॉलीपॉप दे के 10 रुपए जो है वो उस पे पेट्रोल पे कम करके अब वो फिर जाहिर सी बात है कर्जा लेने गया है, वो 10 रुपए के 100 रुपए बढ़ के हम ही पे करने आगे फिर। ठीक है सर, आप स्टैट्स के स्टूडेंट टीचर हैं, मुझे आप बेहतर बता पाएंगे, देखने वालों को बेहतर बता पाएंगे कि ये भीख मांगने से कोई भी कंट्री हो, कोई भी फैमिली हो या कोई इंडिविजुअल हो, वो अपना सर्वाइवल ज्यादा देर कर सकता है कि बजाय इससे बिजनेस किया जाए? एड बेहतर है या ट्रेड बेहतर है? ट्रेड आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आप चाइना को देख लेंगे, हर दूसरे घर में उन्होंने फैक्ट्री लगाई हुई है, वो ट्रेड कर रहे हैं। और इस वक्त तो मेरे ख्याल है कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक मार्केट में जिस कंट्री का बिक रहा है वो चीन है। ठीक है, चाइना है। इवन साथ इंडिया की बात करें, वो आज इतनी तेजी से डेवलपमेंट, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब मेरा कहने का मकसद तो ये होगा कि अगर इंडिया को अगर हम 100 साल रोक भी दें और पाकिस्तान से कहेंगे भाई आप काम करो, फिर भी हम इंडिया को कम्पीट नहीं कर सकते जो इस वक्त की सूरत हाल है। टोटल पाकिस्तान को बने कितना टाइम हुआ है? तकरीबन मेरा ख्याल है 78 साल। ठीक है, इंडिया भी 78 साल से उन्होंने अपना सफर फिर से स्टार्ट किया। आप कह रहे हैं 100 साल रोक देंगे फिर भी नहीं आगे निकल पाएंगे? नहीं, वो 78 साल में 100 साल से ज्यादा आगे निकल गए। ऐसे आपके सामने ही, बल्कि चीन को देखते हैं हमसे 2 साल के बाद आजाद हुए थे और वो इस वक्त सुपर पावर है ओवरऑल द वर्ल्ड। अच्छा, आपसे मजीद भी बात करूंगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, मुझे बताएं, एड बेहतर है या ट्रेड बेहतर है? एक तो ये सवाल, और दूसरा ये कि नेबर कंट्रीज के साथ हम एड नहीं कर रहे और ट्रेड नहीं कर रहे, IMF के पास हम एड के लिए चले जाते हैं। सर सिंपल सी बात का जवाब दें, आप मेरे पास आते हैं जो ट्रेड करें, मैं क्यों करूंगा? आपके पास कुछ है ही नहीं, मैं तो आपके साथ कारोबार करके अपना नुकसान करूंगा। लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात है ना। आप चल रहे हैं सारा इमदाद के ऊपर, मैं चल रहा हूँ अपनी मेहनत के ऊपर। मैंने अपना IT का सेक्टर कितना डेवलप कर लिया, आपके पास कुछ है नहीं। ठीक है, आप फलाने मुल्क से भीख मांग रहे हैं, फलाने मुल्क, मैं क्यों आपके साथ काम करना चाहूंगा? ठीक है, लेकिन ये है कि एक इसके ऊपर मैं अगर आंसर करूं कि भाई मेरे पास तो दुनिया की छठी बड़ी आबादी है, आपके पास जो चीजें हैं हमें। सर बात बड़ी सिंपल सी है, देखें हम सारे बड़े बाशऊर बड़े अक्लमंद हैं, हम सेलेक्ट करते हैं एक टीम को, एक लोगों के ग्रुप को कि भाई ये आके हमारे ऊपर गवर्नमेंट करे। ठीक है, और होता कुछ है कि कुछ ऐसे लोग आए थे जिनको हमने सेलेक्ट ही नहीं किया होता। ठीक तो है, आपका मुल्क कैसे चलेगा? या दूसरे कंट्रीज या जो भी कंपनीज इन्वेस्टमेंट करना चाहती है वो कैसे करेंगे? आपने सेलेक्ट ही नहीं किया, वो आपके ऊपर गवर्नमेंट कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? हमें सबको नहीं पता क्या मतलब, जिसे हमने इलेक्ट किया। ये क्यों को ये जो ग्रुप आया हुआ है ये हमारे ऊपर क्यों आया हुआ है? ये सिर्फ अपनी चंद लोगों को ऊपर लाके बिठा दिया है, मुल्क को यरगमाल कर लिया, कुछ लोगों को बचाने के लिए, अपनी चीजें बचाने के लिए। उन लोगों को आगे ना लाया जाए जो चीजों को समझते हैं, जो बाशऊर है, जाए तो हाँ जी, वो भाई पकड़े ना जाए। मतलब एक ग्रुप आगे ऊपर जो समझ लें कि कोई भी बंदा उठेगा उसको ऊपर से खत्म कर दिया जाएगा, और उन लोगों को लाके बिठा दिया जो जिस तरह हम सबको पता है कि फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट है, कुछ भी नहीं बोल सकते। सात अल्फाज में ये कह लें कि पब्लिक जो चाहती है जिन लीडर्स को कि वो पाकिस्तान को चलाएं, वो लोग नहीं चला रहे। अच्छा, एक खबर अभी मैं पढ़ रहा था, मालदीव में भी क्राइसिस आए, ये भी इसी खिते का है, उधर भी क्राइसिस आए। उनके ऊपर किसी ने सवाल पूछा उनके फॉरेन मिनिस्टर से कि भाई आप IMF के पास जा रहे हैं? उन्होंने बोला नहीं, हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हमें जरूरत पड़ी तो हमारे पास अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, इंडिया है,
हम उनसे हेल्प ले लेंगे, बिजनेस हम करेंगे उनके साथ, हम IMF के पास नहीं जाएंगे। मालदीव अगर ये सोच सकता है कि इंडिया से हेल्प ले लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, हम क्यों नहीं सोच सकते? सर हम लोग ना, हमारा माइंड सेट ही बन गया हुआ है कि हमें जरूरत पड़ेगी। हमने लोगों को मतलब इस डगर पे चला दिया हुआ है कि बेनजीर प्रोग्राम, फलानी इमदाद का प्रोग्राम, हम ये पैसे लगा के अपना कारोबार क्यों नहीं स्टैंड करते, हम इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगाते, हम लोगों को इस चीज पे क्यों नहीं लेके जाते कि 12-12 हज़ार रुपए इमदाद देनी शुरू कर दी, उनको एक इंडस्ट्री लगा के 100 जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं क्रिएट कर लेनी, वहाँ पे एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा सकते हम लोग वहाँ पे, यानी लोग लगा के, औरतें लगा के, बच्चे लगा के, मजदूर लगा के ऐसी चीज क्यों नहीं प्रोड्यूस हो सकती जो बाहर एक्सपोर्ट हो जाए। हम लोग इस पे लगा देंगे 12-12 हज़ार रुपए लोगों को इमदाद लगा दो जी, लेकिन इस पे नहीं लगाना कि भाई 2 इंडस्ट्रीज लगा दो। यानी कि होम बेस्ड जो फैक्ट्री कह लें कि होम बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाई जाए, और बांग्लादेश में ऐसा होता था जिसकी वजह से उनकी गारमेंट्स की इंडस्ट्री बहुत आगे चली गई। सर आप क्या कहना चाहेंगे? इनसे बात करके भी अच्छा लगा, इन्होंने भी अपनी एक लॉजिकल बात की, इन्होंने तो मुझे डरा दिया कि भाई 100 साल भी अगर इंडिया को रोक लें कि भाई ये डेवलपमेंट ना करे, इससे आगे बढ़े ही ना, फिर भी पाकिस्तान आगे नहीं निकल सकता। सबसे पहले तो मुझे बताएं इनकी बात से एग्री करते हैं। आपका गुड नेम? मेरा नाम सुहेब। सुहेब साहब, मैं इतना कहूँगा कि गैरत है जहाँ ने, गैरत है बड़ी चीज जहाँ ने दगो दो में, ठीक है कि जब हम वो ही बेगैरत जाएंगे तो फिर क्या होगा? हम सोचेंगे ही ऐसा कि नहीं सर, सारे पाकिस्तानी तो ऐसे नहीं है। नहीं नहीं, जिनके हाथ में सारे पाकिस्तानी क्या करेंगे? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? ये कुछ कर सकते हैं? पॉलिसी मेकर कौन है जिनके मैं हाथ एक बात में? काटू इनकी कि हमारे हाथ में एक वोट था, ठीक है, वो हम सब ने देख लिया उसका क्या असर हुआ, ठीक है, हमारे हाथ में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब हमारे हाथ में ये रह गया एहतजाज, आज वो भी देख लें कि एहतजाज का भी क्या तरीकेकार है। आप करें, आप एक घर से ही जाके पता नहीं कौन उठाया जाएगा, उसको भी नहीं कुछ किया और उस पर टैग भी लगा दिया जाएगा कि ये तो किसी एजेंडे पे या किसी के कहने पे कर रहा है। सर मुझे बताइएगा, जो मैंने इनसे सवाल किया, मालदीव अगर इंडिया के साथ बिजनेस कर सकता है, वहाँ पे भी कुछ टाइम पहले कंपेन चली थी आउट इंडिया, एंटी इंडिया, मतलब इस तरीके से, लेकिन उन्होंने समझा कि नहीं यार, इस टाइम दुनिया में तेजी से ग्रो कर रही है इंडिया की इंडस्ट्री, इंडिया की इकॉनमी, तो नेबर है हमारा, क्यों ना हम अपने रिलेशन बेहतर करें, ये नफरतों में, दुश्मनी में कुछ नहीं, हम क्यों नहीं इस चीज की तरफ आते हैं? अगर मालदीव समझ सकता है, हम तो फिर पाकिस्तान है, मतलब ये है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ एक बहुत अरसा हम रहे हैं इकट्ठे, हम दोनों कंट्री के लोग। असल में आपको पता है कि 2 नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान ने लगातार कर भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू और मुस्लिम एक मतलब तो एक ऐसी कौम है, इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिगाड़ की तरफ ज्यादा है, और वो बिगाड़ ने जो है वो हमारे रिलेशन को ज्यादा खराब किया है। अंडरस्टूड सी बात है कि कुछ हमें भी मौजूद हैं गंदे अंडे, कुछ वहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, मतलब कह सकते हैं जो इस रिश्ते को बेहतर बनाने नहीं देते। ठीक है, मतलब आप में कुछ हैं और भारत में बहुत ज्यादा है, क्या लॉजिक दिया है सर आपने? अरे आप टीचर हैं, ऐसी फेक चीजें बताएंगे तो कैसे काम चलेगा? आप टीचर है ना, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आप इसको झूठा साबित करिएगा। आपकी स्कूलों में हिंदुओं के खिलाफ बातें आपकी किताबों में क्यों पढ़ाई जाती हैं? आप बताइए। आपकी टेक्स्ट बुक्स में एंटी हिंदू मटेरियल पढ़ाया जाता है, एंटी इंडिया बातें पढ़ाई जाती हैं। आप हमारे टेक्स्ट बुक में दिखा दीजिए, तो वहां पे कभी एंटी मुसलमान बातें या एंटी पाकिस्तान बातें, ऐसी बातें पढ़ाई जा रही। आपके तो आंखों में पानी भी नहीं है कि आपके देश के रहने वाले जो हिंदू हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो सिख हैं, वो आपके स्टैंड पर क्या सोचते होंगे जब वो अपने ही बारे में बुराई पढ़ते होंगे। क्योंकि अभी पिछले साल की रिपोर्ट है, आपके यहां माइनॉरिटीज के खिलाफ कंटेंट को किताबों में बढ़ा दिया गया है। पढ़िए आपने ये रिपोर्ट, और आप बात करते हैं कि हमारे यहां सड़े अंडे ज्यादा हैं। शर्म कर लीजिए आप लोग कुछ। बहुत से लोगों ने समटाइम मेरे ख्याल है कि इसके लिए कोशिश भी की है कि यार हमारे रिलेशन से बेहतर होने चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो पाया? ये उन्हीं की वजह से नहीं हो पाया। आप ये देख लें कि अगर वहाँ मोदी की हुकूमत है, मतलब एक साइड पे अगर वो मतलब बेहतर तरीके से काम कर भी रहे, लेकिन दूसरे एंड पे उनकी मेन दुश्मनी पे या मेन टारगेट पे कौन है? पाकिस्तान है। मैं इधर से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, लेकिन आपकी अपनी ओपिनियन है, देखने वाले थोड़ा बताइएगा। अगर वो भी यही सोच रखें कि पाकिस्तान से दुश्मनी है या हमारा मेन टारगेट पाकिस्तान है, आपने भी कहा कि वो 100 साल आगे हैं, 100 साल आगे एक बंदा हो, वो 100 साल पीछे वाले इंसान से अपना मुकाबला, कोई दुश्मनी करना चाहेगा? ये लॉजिक समझ नहीं आया। लॉजिकली आप देखेंगे कि दुश्मनी आपसे नहीं है। अच्छा। ये जब सेपरेशन हो चुकी है, हमारी सेपरेशन से पहले अगर आप लोग देखें तो पहले तो हिंदुइज्म ये चाहते ही नहीं था कि मतलब जो है वो मतलब कह सकते हैं कि सेपरेट हो। ठीक है। अगर हम अपनी बुक्स पढ़ते हैं तो इन लोगों ने 47 के बाद भी, 47 के मतलब कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त भी इन्होंने मतलब डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से किया था कि पाकिस्तान को इस सूरत हाल में इनको लौटाया जाए कि आज नहीं तो कल की दोबारा वापस हमारे पास जमा हो जाए। अच्छा नहीं, लेकिन यहाँ पे हम देखें, हम तो 1969, 1960s के टाइम पे, 70s के टाइम पे हम ये कहते थे हम तो एशियन टाइगर बनने जा रहे हैं, इंडिया में वॉशरूम नहीं है। आज हमारे पे बुरा वक्त है तो हम कह रहे हैं जी इंडिया ने हमें दिया ही ऐसा था कि भाई हम कराइए। ना मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस वक्त 47 में, ये तो फिर हम लोगों की मतलब कह सकते हैं कि जो लॉयल मतलब गवर्नमेंट। अच्छा, लॉयल हुकूमत आगे लेके आई ना यार, ये इतने चूरन हैं। आप टीचर है ना, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप अगर 2 भाई हैं और 2 भाइयों में बंटवारा हो रहा है आपके घर में, और एक भाई को ज्यादा दिया जा रहा है, एक भाई को कम दिया जा रहा है, आप चुप बैठ जाओगे क्या? आप चुप बैठ जाओगे? आप कहोगे कि नहीं नहीं ठीक है, ज्यादा दे दिया कोई बात नहीं, मैं इतने सही उलझूंगा। तो जिन्ना, आप बेसिकली जिन्ना पर सवाल उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जिन्ना बेवकूफ था, जिन्ना को भारत वालों ने बेवकूफ बना दिया कि उसको दी ही नहीं चीजें, या जिन्ना इस काबिल नहीं था कि वो समझ नहीं पाया कि अरे यार मुझे क्या मिला और क्या नहीं मिला। आप अपने कायदे आजम पर सवाल उठा रहे हैं ऐसा बोल के। आप लॉजिकली ये बात सोचिए कि क्या कायदे आजम को ये बात पता नहीं थी कि उन्हें क्या क्या चीजें मिल रही हैं और किस रेशियो में मिलनी चाहिए, या कायदे आजम को पता था फिर भी वो चुप कर गए? आपको लगता है कि कायदे आजम चुप कर जाते? ये चूरन जाकर ना किसी और को देना तुम लोग, 1 सेकंड में तुम्हारा ये जो प्रोपेगेंडा है ना, ये टूट जाता है, ये झूठ का पुलिंदा फूट जाता है। ये
सिंपल सा सवाल है, बंटवारा हो रहा है और अगर मुझे चीजें दिख रही हैं कि मुझे कम मिल रही है, मैं चुप हो जाऊंगा? नहीं होऊंगा। मुझे बराबर की चीज चाहिए, जो प्रोपोर्शन में चाहिए वो इसी प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए मुझे। फालतू की बात करते हैं। अब निकल पाएगी उस वक्त तो तो लेकर आप क्यों नहीं हम आप आगे? लॉयल्टी नहीं है ना। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा शख्स है जो कि मतलब कर सकते हैं कि हमें लीड कर सके। मेन हमारे पास जो सबसे मेन कमी है वो लीडरशिप की है। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखा जाए तो अब हर दूसरा बंदा जो भी मतलब गवर्नमेंट में आता है या जिसको थोड़ी सी अथॉरिटी मिलती है वो सिर्फ अपने घर भरता ऐसे है। ही उससे नहीं पता कि मेरे जो मतलब नेबर्स में या मेरे जो नीचे हालात चल रही है उसको मैंने किस तरह डील करना है, क्या उसकी जरूरत है, क्या रखना है, नहीं रखना, नथिंग एट ऑल। कोई मैटर नहीं करता, अवेयरनेस बड़ी मैटर करती है। मैं ये समझता हूँ अगर कोई भी कंट्री है, चाइना की चाहे एग्जांपल ले लें, चाहे इंडिया की एग्जांपल ले लें, अगर वो आगे जा रहे हैं एजुकेशन की बेस पे जा रहे हैं, टीचर्स बैठे थे उनसे बात की, लेकिन यहाँ पे सर आप मुझे बताएं टीचर्स का क्या रोल है? मैं तो ये समझता हूँ कि भाई दुनिया की कोई भी नेशन है वो बनती टीचर्स के सर पे है। आप जो हमें पढ़ाएंगे यानी जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे वो ही आगे आगे फ्यूचर में पाकिस्तान को चलाएंगे। तो टीचर्स क्या कर रहे हैं? क्या टीचर्स अवेयरनेस की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं कि भाई दुनिया में किसी कंट्री से नफरत नहीं रखनी, चाहे वो इंडिया हो या चाइना हो, या ये बात कर रहे हैं कि इंडिया दुश्मन है, चाइना आयरन फ्रेंड है? ये चीज सर जी, किसी भी मुल्क का मेरा ख्याल है पिक्चर उसकी वो लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वही मुल्क की बात करते हैं, वही आगे अपने एरियाज में आगे अपनी पॉलिसीज को एट देन पार्लियामेंट में जाते हैं। आज मुझे आप ये चीज़ बताएं कि भाई आपके मुल्क की जो पॉलिटिकल सेक्टर है, यानी जो स्टूडेंट है, वो कितना के इंटरेस्टेड होगा कि आपके ये सिनेरियोज देख के कि इस शोबे में आने में? कोई नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई होगा। ऐसे क्यों? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ आज उस पार्टी के साथ हैं तो आपको टेंशन होगी, आप खुल के बात नहीं कर सकते। कल दूसरी वही पार्टी दूसरे का ये हाल हो जाएगा। आज आपका स्टूडेंट इसके ऊपर मोटिवेट ही नहीं होगा कि भाई मैं इस पॉलिटिकल सेक्टर में जाऊं, क्योंकि कल को इन्हीं ने रिप्रेजेंट करना आपके ठीक है। मुल्क और दूसरे नंबर पे ये है कि हमने अगर हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की, आए दिन मार्शल आए दिन ये सिचुएशन जिनकी इन्होंने बात की नेपर की, वहां पे तो आजकल आज तक मार्शल नहीं लगा। सर बिल्कुल ऐसे ना, हम लोग का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम लोग एक पर्टिकुलर सेक्टर से यरगमाल होके बैठे हुए हैं। ठीक है जी। मैं बताता हूं ना, टीचर्स में क्वालिटी नहीं है, टीचर्स में समझ नहीं है। मैं आपको एक आप ही की खबर दिखाता हूं, आप ही के यहां से रिपोर्ट आई है और ये टीचिंग पर ही है, स्कूल्स पर ही है। डॉन की ये खबर है, जरा देख लीजिए। ये मैप देख रहे हैं आप? इस मैप को देखकर शर्मिंदा हुई है आप लोग। ये मैप बता रहा है कि आपके यहां एजुकेशन की हालत कैसी है। ये आपके पाकिस्तान की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। ये जो एक टाइनी सा ग्रीन दिख रहा है ना यहां पर, ग्रीन वही है जहां पर 70-80% के करीब पढ़ाई लिखाई है। वरना ये देखिए रेड और येलो। रेड मतलब बिल्कुल नहीं है, डार्क मरून मतलब बिल्कुल खत्म है, येलो मतलब बिल्कुल लो लेवल पे है। ये है आपकी असलियत। और ये पता है क्यों है? पता है क्यों है? क्योंकि आपके यहां पढ़ाई खत्म हो चुकी है। दिमाग काम नहीं करता, उनको समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ा रहे हैं। कोई पढ़ा रहा होगा ना कि किसी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होगा, उनको समझ में नहीं आता। और पता है ऐसा क्यों हुआ है? इसका एक और सबूत देता हूं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास आपकी सरकार के पैसे मांगने और बोले कि यार बताओ यार कैसे ठीक होगा, कैसे होगा। तो पता है बैंक ने क्या बोला है? उसने सलाह दी है कि भारत का एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसका नाम है उल्लास। ये उन लोगों के लिए भारत ने प्रोग्राम चलाया है जो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, जो किन्हीं कारणों की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए। आपकी उम्र भले 50 साल हो गई हो, 40 साल हो गई हो, लेकिन इस प्रोग्राम के तहत उनको पढ़ाया जा रहा है। इससे उनकी समझ विकसित हो रही है, डेवलप हो रहे हैं लोग। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एडीबी ने बोला है कि जाकर भारत का वो प्रोग्राम चलाओ अपने यहां, उससे कुछ सीखो। एक तरह से तमाचा मारा है कि भारत से सीख लो कुछ। क्योंकि आपकी जो ओवरऑल जनता है ना, मैक्सिमम जनता जो है वो जाहिल हो चुकी है। जाहिल। जिस देश में रिकॉर्डेड 8 करोड़ लोग, ये स्क्रीनशॉट है, मेंटल इलनेस के शिकार हों, उस देश में आप एजुकेशन की बात करते हैं। उनके जो बच्चे होंगे उन पर भी उन्हीं का असर पड़ेगा, वो भी मेंटली इल पैदा होंगे, उनके दिमाग में भी गोबर आ जाएगा। आप उनको अच्छी बात भी समझाओगे ना, उनको रिलीजन के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। हर बात में रिलीजन घुसाते हैं। ये पहचान है इस चीज की। हर बात में रिलीजन घुसाते हैं, हर चीज में रिलीजन घुसाकर बचना चाहते हैं, हर चीज को रिलीजन के हिसाब से करना चाहते हैं। तो आपका दिमाग सिकुड़ता चला गया है, और सिकुड़कर ऐसा हो गया है कि आपको अगर बातें सिखाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी, आप उसे मानने से इनकार कर दो, हम नहीं मानते। ये प्रॉब्लम है आपकी। हम बाहर कैसे लड़ सकते हैं? हम ये क्लेम ही कैसे कर सकते हैं किसी से कि हमने या कोई डरेगा या उसने ऐसे किया? कोई सोचेगा ही क्यों? ठीक है। जब हमारे अंदर अपने अंदर भी ये चीज नहीं होगी, हम तो एक दूसरे की पीठ पीछे चुरे घूमने के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, खैर अच्छा लगा बात करके। और इन्होंने खास तौर पे जो बात की बिल्कुल स्टार्ट में कि भाई आपके पास यानी पाकिस्तान के पास है क्या ट्रेड के लिए? लेट्स सपोज चाइना कहता है कि ठीक है हम इक्वल बेस पे जितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतनी ही इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे इधर कौन सी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो हम कहें कि हाँ ये भी प्रोडक्ट ले लो, ये भी मेड इन पाकिस्तान है, ये भी ले लो, ये टेबल भी मेड इन पाकिस्तान है, ये भी ले लो। अमेरिका कहता है कि जी आप बनाएं, जो चीजें बनाएं तो हम आपसे लेंगे। हमारे पास है ही कुछ नहीं, इसके ऊपर हमें सोचने की और वर्क करने की जरूरत है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अली शेख। और आपका नाम? मोहम्मद जैन। और आप एजाज। क्या करते हैं भाईजान? मैं आजकल फ्री हूँ बिल्कुल। नहीं स्टूडेंट स्टडी कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्री? नहीं एफए कर रहा हूँ, सिंपल एफए। अच्छा अच्छा, वैसे आजकल ऑफ चल रहा है। ऑफ चल रहा है। और आप क्या करते हैं? मैंने इंटरमीडिएट किया कंप्यूटर साइंस में, वैसे जिम वगैरह थोड़ा
ठीक है, आजकल रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, आपने कंप्यूटर साइंसेज में किया है, मुझे बताएं पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंसेज का क्या स्कोप नजर आ रहा है? आईटी की बात कर लें पाकिस्तान की और दूसरे कंट्रीज की, वो क्या पाकिस्तान में स्कोप तो अच्छा है लेकिन जॉब्स नहीं है। स्कोप अच्छा है, जॉब नहीं है। स्कोप है लेकिन देखें यहाँ पे ना बेसिकली टैलेंट की कदर नहीं है, हुनर की कदर नहीं है, जिसकी वजह से एक इंजीनियर इतने पैसे लगाता है, लाखों रुपए अपनी डिग्री पे वेस्ट करता है, बाद में उसको 20-25 हज़ार की जॉब मिलती है, और वो भी बड़ी मुश्किलों से, बड़ी जद्दोजहद से, जबकि ये चीज़ अच्छी नहीं है। और यही अगर देखा जाए तो यूके, अमेरिका, यूएसए में बड़ा इस चीज़ को अच्छा समझा जाता है और इस चीज़ का अप्रिशिएट किया जाता है और उनकी मेहनत का उन्हें पूरा रिस्पॉन्स दिया जाता है, पूरी पेमेंट की जाती है। ठीक है, बिल्कुल, इसीलिए यही तो वजह है ना कि पहले, और ये आप वीडियो इनका ये जो टेक है ये सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। यही वजह है कि पहले 20 लाख 15-20 लाख लगा के इन्होंने एक डिग्री करनी है कंप्यूटर साइंसेज में या किसी भी फील्ड में, फिर 25-30 लाख लगा के इन्होंने कनाडा जाना चाहिए। आई थिंक कि जो सा हमारी यूथ को जो सा ना स्टडी के साथ साथ छोटा मोटा बिजनेस करना चाहिए, अपना कॉन्सर्ट करना चाहिए, ताकि वो स्टडी के साथ साथ अपना घर भी चला सके, और बाद में जो उसने 20-25 हज़ार से बाद में स्टार्ट करना है वो पहले कर ले, ताकि वो आने वाले वक्त में उसको मुश्किल ना आए। और ये चीज हम इंडिया में देखते हैं अक्सर, आपने शायद यूट्यूब या सोशल मीडिया पे देखा, उनके वहाँ पे आईटी का बड़ा काम है, फ्रीलांसर बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टार्टअप अपने तौर पे करते नजर आते हैं। स्टार्टअप से मुराद हमारे यहाँ पे बेसिकली ना थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा वो मैम वाला सीन है। उनकी इंडिया का सबसे बड़ी चीज़ है कि अब एक छोटा बच्चा वो स्टॉल लगा रहा है, स्टॉल में उसने ग्रुप किया, बड़ा ऊपर चला गया, लेकिन हमारे यहाँ भी है कि नहीं भाई ये करेंगे, मतलब हमारे माइंड सेट में ना जॉब है कि मैं स्टॉल लगाऊंगा, ओहो नहीं मैं तो नहीं लगाऊंगा, चाहे आज से डिग्री करने के 5 साल बाद 4 साल बाद फिर अल्लाह ना करे लेकिन फिर स्टॉल ही लगाना पड़ेगा। इसी तरह जॉब है हमारे दिनों में, हमारे दिन में बिजनेस होना चाहिए कि हम बिजनेस कैसे करेंगे, हम बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को पढ़े, ठीक है। और इवन मैं ये समझता हूँ स्टॉल वाला ज्यादा कमाता है। इधर से देख लें, ये आप प्राइस खा रहे थे, कौन सी प्राइस थी? ये लोडेड प्राइस थी, और इसकी ये इस बास्केट की क्या कीमत थी? 799, मतलब 800 की ये बास्केट है। देखने वाले बताइएगा कि इतनी क्वांटिटी में जो प्राइस आपके वहाँ से कितने में मिलती है। अच्छा मुझे ये बताएं, हम एड पे क्यों फोकस कर रहे हैं, ट्रेड पे क्यों नहीं फोकस कर रहे, बिजनेस पे क्यों नहीं फोकस कर रहे? यार पाकिस्तान में ये बात है कि हम बहुत छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, कि हमारी सोच है कि हम जब जो भी एनर्जी जनरेशन आ रही है ना, ये सारी कह रही है कि हम जॉब करें, ये स्टॉल पे लग जाते हैं 20,000-25 हज़ार की सैलरी में लग जाते हैं, लेकिन वो आगे नहीं है, आगे खुद नहीं करना, जॉब कर ले। लेकिन अब मैं हूँ ना, अपने पापा के साथ जाता हूँ, बिजनेस है हमारा, उनके साथ जाके हेल्प कर लेता हूँ, वो किसी की बात हाँ सीखने को मिलता है, किसी की बात सुनने को नहीं मिलती। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा भाईजान मुझे ये बताओ, अभी खबर ये आ रही है जैसे हमारे कंट्री में क्राइसिस चल रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जा रहे हैं जी यूएसए में, $7 बिलियन IMF से लेना है, उस सिलसिले में भागदौड़ कर रहे हैं कि कहीं बातचीत करें, मीटिंग्स करें और हमें $7 बिलियन मिल जाए। हम आज भी यही डिस्कशन करते हैं जी, 7 बिलियन उधर से मिल जाए, 2 बिलियन उधर से मिल जाए, 1 बिलियन उधर से मिल जाए। जबकि खबर ये है कि मालदीव, वहाँ पे अगर क्राइसिस आए तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप क्या करेंगे, IMF के पास जाएंगे? उन्होंने कहा हम IMF पास नहीं जाएंगे, हम इंडिया जो नेबर कंट्री है उनके साथ ट्रेड करेंगे, उनसे हेल्प लेंगे। आई थिंक जैसे कि हमारे इस साल नहीं बल्कि पिछले साल हमारे तकरीबन 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट्स यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया स्टडीज के लिए गए हैं। ठीक है, आई थिंक सो कि हमें स्टडी का स्कोप अच्छा करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जैसे आपने जो 1.5-2 लाख बताया, मैं बता दूं वो 6 से 8 लाख लोग गए हैं, 1.5-2 लाख 6 से 2 लाख गए हैं। उसके बाद दूसरी बात ये कि लोग विजिट करने के लिए स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड विजिट करते हैं, जबकि पाकिस्तान की बहुत सी ऐसी जगह हैं, बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो बहुत अच्छे हैं, अगर उनका वर्क किया जाए बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं और ये कर्जे में काफी फर्क आ सकता है। सर आप ये बच्चों की बात सुन रहे होंगे, सबसे पहले तो बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैसल है। फैसल साहब क्या करते हैं? मैं जॉब करते हैं। मुझे बताएं क्या वजह, पाकिस्तान हमेशा से ही हेल्प मांगता आता है, मतलब कभी $7 बिलियन, कभी $2 बिलियन, हम ट्रेड की तरफ क्यों नहीं जा रहे? नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर करके बिजनेस क्यों नहीं कर रहे? जैसे मालदीव से खबर है, उन्होंने बोला है कि भाई इंडिया से हम हेल्प ले लेंगे, अपना ट्रेड कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। मालदीव की इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जी, वो देखें जी एक खुददार मुल्क की तरह वो बिहेव कर रहा है। हम लोग जो है ना वो बस मांगने तांगने पे लगे हुए हैं, और हमारा पर्पज यही है कि जी वक्त डंग टपाओ नहीं जिसे कहते। तो ये कितनी देर होगा ऐसे, कितनी देर चलेगा? यार मुझे नहीं लग रहा कि ये मजीद चल पाएगा, क्योंकि हमारी नस्लों पे बहुत बुरा असर पड़ा है, और जो हमारे यंगस्टर है ना वो मायूसी का शिकार हो रहे हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान छोड़ के जाने की ख्वाहिश रख रहे हैं, ईमानदारी से बताना, माइंड में आता है कि यार पाकिस्तान छोड़ के कहीं बाहर जाएं, कनाडा जाएं, आता है रोज आता है, यहाँ से रही ना फायदा नहीं। सही बात है भाई, आपको जाना ही पड़ेगा और कोई उपाय तो है नहीं, खाने को मिलेगा नहीं। अच्छा दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो असली समस्या को नहीं पहचान रहे। प्रॉब्लम की मेन जड़ जो है वो आपकी आर्मी है, आपकी फौज है। आपकी फौज ने आपके हर एक इदारे पर कब्जा किया हुआ है। अब इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं, ये स्क्रीनशॉट लगाया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की एक उड़ान पेशावर आने वाली थी और वो 1500 किलोमीटर दूर कराची लेकर पायलट चला गया। अब सोचिए इतनी दूर आने पर ना किसी ने उससे पूछा, ATC ने, कंट्रोल वाले ने नहीं पूछा कि भैया कहां जा रहे हो, आपको तो जाना है पेशावर, आप इधर कहां क्या करने जा रहे हो। ना पायलट को ये समझ में आया कि भाई मैं कहां जा रहा हूं, कहां लेकर जा रहा हूं। और पता है इसमें पायलट कौन था? आर्मी का रिटायर्ड बंदा पायलट था, आर्मी एविएशन कोर का बंदा, रिटायर बंदा। अब सोचिए रिटायर बंदे को आर्मी ने यहां PIA में पायलट लगवा रखा है पैसे कमाने। इस वीडियो को देखिए। अगर आप लोगों को जलील और रसवा कर रहे हैं, ये 30 घंटे हो गया कि ये लोग सब जलील हो रहे हैं। पिछले फ्लाइट था और अभी लैंडिंग कराची में किया है, ये कौन सा इंसाफ है?
ये कौन सा तरीका यार? ये बिल्कुल इंसानियत नहीं है। और पुलिस वाले भी आए, पहले तो उतारने की कोशिश करें, क्यों उतार रहे? क्योंकि आप हमारे यहाँ पे छोड़। तो बात समझ में आई? ऐसे पाकिस्तानी आर्मी ने आपके हर इदारे पर एक रिटायर्ड फौजी बिठा रखा है। किस लिए बिठाया? सिविलियन इदारे में फौजी का क्या काम है? लेकिन उसने बड़ी चालाकी से प्लेस कर रखा है। हर जगह उसके बंदे हैं आर्मी के। नेता लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इदारे फौज के कब्जे में, एजेंसी के कब्जे में। और पाकिस्तान के लोग ये नहीं देख रहे। कंट्रोल हर एक चीज का आपकी फौज के पास है। फार्मिंग पे, बिजनेस पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे, हर जगह उसके अपने बंदे बैठे हुए। तो वो सरकार के लिए लॉयल नहीं होंगे, वो अपनी फौज के लिए लॉयल होंगे। यह है सारा खेल। लेकिन आप लोगों को बात समझ में नहीं आती। रही बात मालदीव्स की, तो देखिए मालदीव्स ने थूक कर चाटा है और अभी बहुत से लोग हैं जो थूक कर चाट रहे हैं और चाटेंगे। और जो नहीं चाटे उनका भी नंबर आएगा। मालदीव को यह बात समझ में आ गई कि इंडिया के बगैर गुजारा नहीं। उनके ऊपर डेट बढ़ रहा है, चाइना का शिकंजा कस रहा है। चाइना बार बार नहीं आएगा। चाइना अपने फायदे के लिए आता है। अगर वो एक बुखार भी देगा ना आपको तो अपने फायदे के लिए देगा। पूरी दुनिया को उसने कोविड दिया, अपने फायदे के लिए दिया। मोइजू का गेम फंस गया बहुत बुरा। उनके ऊपर स्कैम्स के आरोप लग रहे हैं, पैसे हैं नहीं, डेट बढ़ता जा रहा है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और मालदीव को पता है कि मोइजू को पता है कि मालदीव जो है वो खत्म हो जाएगा अगर इंडिया से उसने इतना बड़ा पंगा लिया। तो इसलिए तो बाहर हैं। सब आएंगे इंडिया के पास, सब, कोई नहीं बचेगा। पाकिस्तान को भी आना पड़ेगा, इन कदमों में गिरना पड़ेगा, तभी संभलेगा मामला। बाकी आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं कि क्या मालदीव को की मदद करना भारत को करनी चाहिए मदद या नहीं करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो यार नहीं करनी चाहिए। यार भाड़ में जाए यार मालदीव। मरता है तो मरे वहां के लोग, रेडिकलाइज लोग। आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पर मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,